वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आई विल। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिटी के टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे। हमने ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब आगे 100 क्वेश्चंस करने की बारी है। तो चलिए आज का हम लोग नया लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नया लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पर क्या पूछा है? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द रैंकिंग ऑफ द मिनिस्टर। सबसे पहली बात तो ये देखना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रैंकिंग ऑफ द मिनिस्टर्स को कुछ बताता है क्या? रैंकिंग ऑफ द मिनिस्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। क्या कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है क्या कि पीएम के बाद जो रैंक होगा वो होम मिनिस्टर का रैंक होगा या फिर फाइनेंस मिनिस्टर का रैंक होगा? ऐसा कहीं पे कुछ भी लिखा है क्या? एग्रीकल्चर मिनिस्टर सबसे लो होगा, ऐसा कहीं पे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। तो ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ पर रैंकिंग की कहीं पर भी हमारी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली गलत हो जाता है। ठीक है, मैं आपको कुछ बात लास्ट में बताऊंगा। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। ये स्टेटमेंट क्या है? जब हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपने लक्ष्मीकांत का बहुत सारे बुक्स याद आ जाते होंगे, आपके लक्ष्मीकांत के बहुत सारे पेज नंबर्स याद आ जाते होंगे। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर गवर्नर को एडवाइस देता है तो वो एडवाइस जो है वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं की जा सकती। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन एक केस हुआ था। ठीक है, चलो वो मैं एक एक्सटर्नल आइडिया बता देता हूँ कि एक केस हुआ था। उसमें क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने प्रेसिडेंट को एक एडवाइस दिया था। तो अब कोर्ट तो इंक्वायरी नहीं कर सकता है, लेकिन कोर्ट ये बोल सकता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट ला के दीजिए कि आपने किस बेसिस पे वो एडवाइस दी थी। आप वो डॉक्यूमेंट ला के दीजिए। मैं आपके एडवाइस पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन आप एडवाइस किस डॉक्यूमेंट के बेस पे दिए वो ला के दीजिए। बात समझ में? इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गेम खेलता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको, ये स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। अब देखते हैं कुछ और इसमें आंसर क्या हो जाता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। सबसे पहले स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? सबसे पहले हम लोग आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहला काम आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 163 है। उसमें क्या लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जिसमें चीफ मिनिस्टर जो होंगे ना, जिसमें चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो हेड होंगे और वो असिस्ट करेंगे किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सीएम जो होंगे वो हेड होंगे विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो असिस्ट करेंगे किसको? असिस्ट करेंगे किसको? असिस्ट करेंगे गवर्नर को असिस्ट करेंगे। ठीक है, ताकि वो अपना फंक्शन एक्सरसाइज कर सके गवर्नर। ठीक है, उसके बाद एडवाइस जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं वो कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी बात और क्या होती है? और बोलती है कि जो भी टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज है ना, वो कितना होगा? साइज जो होगा ना, नॉट लेस देन 12। ठीक है, एंड नॉट मोर देन कितना? 15%, नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। बात याद रखना। ठीक है, बात समझ में? ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज़ आया, ये वाला जो चीज़ आया कि नॉट लेस देन 12 एंड नॉट मोर देन 15%, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया? वो आया 91st अमेंडमेंट एक्ट के साथ। इससे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कभी भी किसी को रैंक नहीं देता। ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकंड नंबर सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे ओल्डेस्ट कमेटी है। ठीक है, ओल्डेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी। और कब सेटअप हुई थी? 1921 में। सबसे पहला जो सेटअप हुआ था 1921 में। किसके द्वारा सेटअप हुआ था? 1919 के एक्ट के द्वारा सेटअप हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1991। ठीक है, और क्या बात बता दो, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 + 7, 15 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। बात समझ में? चलिए, अब जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वो इसका चेयरमैन अनाउंस करता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है मोस्टली, मतलब कन्वेंशनली ऑपोजिशन पार्टी से होता है, लेकिन कहीं पे भी लिखा नहीं है। बात याद रखना, कहीं पे भी लिखा नहीं है। ठीक है, ये हर साल गठित होता है। एवरी ईयर इसका मेंबर्स चेंज होता है। ठीक है, एवरी ईयर इसके मेंबर्स चेंज होते हैं। ठीक है, और कोई भी मिनिस्टर किसी भी कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता। कोई मिनिस्टर चेयरमैन नहीं हो सकता, ना कि मेंबर भी नहीं हो सकता। बात याद रखना। ठीक है, मेंबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में? और ये काम क्या करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी काम करता है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको
देखता है, इसको स्क्रूटिनाइज करता है, और एनुअल फाइनेंस अकाउंट को भी स्क्रूटिनाइज करता है, कैग के रिपोर्ट्स को भी स्क्रूटिनाइज करता है। क्या क्या करता है? एक तो एक्सपेंडिचर, एनुअल एक्सपेंडिचर, अप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मोस्टली जो होता है वो सीएफआई से आता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात हो गई। उसके बाद एनुअल फाइनेंस अकाउंट को भी बात करता है, एनुअल फाइनेंस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये करता है क्या, इसके बाद ये कैग के रिपोर्ट्स को भी देखता है, ठीक है, कैग के रिपोर्ट्स को भी देखता है, ठीक है, कैग के रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करता है, ठीक है, मतलब स्क्रूटनाइज करता है और फिर गवर्नमेंट के सामने पेश भी करता है, ठीक है। ये सारी बातें पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिखा है। द कमिटी वाज सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अभी बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात की गई, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमिटी। नहीं, स्पीकर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं है, स्पीकर किसी मेंबर को अपॉइंट करता है, स्पीकर अपॉइंट्स, लेकिन स्पीकर खुद चेयरमैन नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे याद रखना नॉट करेक्ट की बात की गई है, तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? सेकंड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, सेकंड ओनली। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बात क्या है कि अगर कभी भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143, याद रखना आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट इंक्वायरी कर सकता है कि मेरे को दो चीज़ों पे इंक्वायरी करता है। किन किन दो चीज़ों पे इंक्वायरी करता है? एक इंक्वायरी करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ट्रिटी हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ट्रिटी हो, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ा लिखूंगा तो यहाँ हौच पौच हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कहीं पर भी लॉ, फैक्ट या फिर कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो, ठीक है, कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो तो उसके खिलाफ, उस पर भी वो इंक्वायरी कर सकता है। कौन इंक्वायरी कर सकता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इंक्वायरी कर सकता है। और क्या इंक्वायरी करेगा? किससे इंक्वायरी करेगा? सुप्रीम कोर्ट से करेगा। किसके थ्रू करता है? वो करता है अटॉर्नी जनरल के थ्रू, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के थ्रू वो इंक्वायरी करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। अगर कभी भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ट्रिटी हो, अगर कभी भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ट्रिटी हो तो सुप्रीम कोर्ट बाइंडेड है कि उससे डिसीजन, उसे एडवाइस देना ही पड़ेगा। यहां पर एडवाइस देना ही पड़ेगा, याद रखना। प्री कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ, फैक्ट और पब्लिक इंपॉर्टेंस में सुप्रीम कोर्ट बाइंडेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे सकता है और ना चाहे तो ना दे सकता है, ठीक है, लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी में सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पे, वो बाइंडिंग नहीं होगा कोई भी एडवाइस, ठीक है। अरे भाई, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, उस पर कोई बाइंडिंग कैसे कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग ऑन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बात समझ में। अगला, the court must tender its opinion to the president if he or she refers matter related to any question of law or fact of public importance। क्या बात की गई है कि लॉ और फैक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना ही पड़ेगा। ये स्टेटमेंट क्या है? बताओ, खुद बताओ। अभी मैंने बताया कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की बात की होती तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर लॉ की बात की गई है, फैक्ट की बात की गई, पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात की गई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली, ठीक है, वन ओनली, ठीक है, बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा नंबर सवाल, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा इसको भी मिटा लेते हैं। आप नोट्स बना रहे हो ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनियन मिनिस्टर्स। यूनियन मिनिस्टर्स की बात की गई है। अब हम लोग देखते हैं यूनियन मिनिस्टर्स का क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहले, अ पर्सन कैन नॉट बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी। मैंने आपको पहले लेक्चर आपने अगर देखा होगा तो आप ये स्टेटमेंट देखते ही आप बता दोगे कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी पर्सन एमपी बन सकता है। आप एमपी बन सकते हो, मैं एमपी बन सकता हूं। अगर मेरा जो एज है वो क्वालिफाई कर रहा हूं और मैं सारी क्वालिफिकेशंस है मेरे पास, लेकिन मैं तब भी मैं मिनिस्टर बन सकता हूं। लेकिन अगर मैं एमपी नहीं हूं, तो भी मैं मिनिस्टर बन सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, एस जयशंकर इस बार के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, जो फॉर्मर आईएफएस रह चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या थे, वो कभी भी किसी एमपी के, कोई भी एमपी कहीं पे भी इलेक्शन नहीं लड़े थे, लेकिन वो डायरेक्ट मिनिस्टर बन गए ना। कैसे बने? वो कोई भी पर्सन एमपी, अगर वो एमपी नहीं है तो भी वो मिनिस्टर बन सकता है। बस शर्त ये है कि 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर उन्हें एक एमपी बनना पड़ेगा। बात समझ में? ठीक है, उन्हें कहीं पे भी, चाहे वो राज्यसभा से, चाहे वो लोकसभा से, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, चाहे वो सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो, ठीक है, नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, ठीक है, उन्हें बस एमपी बनना पड़ेगा। बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिस्टर्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या स्टेटमेंट सही है कि जो सैलरी है, अलाउंसेस है मिनिस्टर्स के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। ये बात याद रखना, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये याद रखना, ठीक है। अगर कभी भी कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पे भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाता है, तो उसमें कहीं पे भी आपको ये देखा है कि सीएम का क्या सैलरी है या कौन सा आर्टिकल में लिखा है? भाई जरूर बता दो। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, इस बार सैलरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अभी
कुछ बात बोली थी कि उनकी सैलरी टैक्सेबल है कि नहीं है, ठीक है। ये याद रखना कि प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो टैक्सेबल होती है, ठीक है। कितना होता है प्रेसिडेंट की सैलरी, ये बात, कुछ बातें याद रखो कि अभी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है। पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, उसके लिए उन्होंने एक एक्ट भी पास किया था, आरपी एक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो कितना कितना सैलरी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले प्रेसिडेंट की कितना है, 5 लाख है, ठीक है, याद रखना। प्रेसिडेंट की 5 लाख है, वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बवाल हुआ था, ठीक है। उसके बाद पीएम हमारे प्रधानमंत्री के कितने हैं, 2,80,000, ठीक है, 2,80,000, ठीक है। उसके बाद गवर्नर के कितने, गवर्नर के होते हैं 3,50,000, ठीक है, 3,50,000, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है, 3,50,000 पर मंथ की बात है, ठीक है। और सेम गोज विद पीएम, 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है। तो ये हमारे सारा वो है जो भी सैलरी है। लेकिन सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, सब जितने भी मनी, कोई भी मनी अगर कमाता है तो वो टैक्सेबल इनकम में आता है, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू वाइस प्रेसिडेंट रोल एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही इज द फाइनल अथॉरिटी ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर ऑल हाउस रिलेटेड मैटर्स। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। His rules constitute precedent which are of binding nature। जो भी वाइस प्रेसिडेंट अगर कोई रूल बनाता है, मेरे को अपने मतलब वाइस प्रेसिडेंट को अगर अपने राज्यसभा को चलाने के लिए कोई भी रूल बनाता है तो वो बाइंडिंग नेचर में होता है। जी बिल्कुल, अगर वो बाइंडिंग नहीं होगा तो वहाँ पे जो एमपी होंगे वो तो मानेंगे ही नहीं। अगर वो मानेंगे नहीं तो फिर वो लॉ एंड ऑर्डर या फिर वो वहाँ पर पीस एंड डेकोरम कैसे बना सकता है। तो पीस एंड डेकोरम बनाने के लिए उसको बाइंडिंग इन नेचर बनाना ही पड़ता है, ठीक है। और वो फाइनल अथॉरिटी होता ही है कि अगर राज्यसभा से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वाइस प्रेसिडेंट ही फाइनल अथॉरिटी होता है। सेम गोज विथ स्पीकर, अगर स्पीकर का भी कोई बात है और स्पीकर का अगर कोई इन हाउस की बात होती है तो वो भी अपना फाइनल अथॉरिटी होता है, स्पीकर भी फाइनल अथॉरिटी होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, अगला ऑप्शन की तरफ। ही डिटरमाइंस वेदर अ राज्यसभा मेंबर स्टैंड्स टू बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है। स्पीकर जो होता है वो लोकसभा में डिटरमाइन करता है, और यहाँ पे हटा दो इसको। स्पीकर जो होता है वो लोकसभा में डिटरमाइन करता है, ठीक है, वो लोकसभा में डिटरमाइन करता है, और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कौन सा शेड्यूल में आता है एंटी डिफेक्शन, 10th शेड्यूल में आता है। कौन सा शेड्यूल में आता है, 10th शेड्यूल में आता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को राइट है, उसको सारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन को वो इंटरप्रेट कर सकता है, रूल्स बना सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, रूल्स बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बता दी कि वो 10th शेड्यूल में आता है, ठीक है। उसके बाद ये 10th शेड्यूल में आता है, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था, ठीक है, कि चेयरमैन ऑफ जो राज्यसभा होंगे वो डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, 10th शेड्यूल। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का, सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बता दो। इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें वो सेलेक्ट करता है, मतलब जिससे वो इलेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है कि जो भी एमपीज होते हैं, ऑल एमपीज, ठीक है, ऑल एमपीज, चाहे वो इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो पूरे पार्लियामेंट के, वो उसके चुनने में मदद करते हैं, ठीक है। इसका मिनिमम एज क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट बनने का, मिनिमम एज है 35, ठीक है, मिनिमम एज है 35। हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन से मॉडल पे बना है, अमेरिकन मॉडल पे बना है। किस मॉडल पे बना है, अमेरिकन मॉडल में। लेकिन हमारा मॉडल और अमेरिकन मॉडल में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का रोल नहीं ले सकता। अगर मान लो प्रेसिडेंट मर जाता है, या प्रेसिडेंट का मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जस्ट इमेजिन कि प्रेसिडेंट अपना कुर्सी छोड़ देता है तो वाइस प्रेसिडेंट पूरे टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे में क्या होगा कि अगर प्रेसिडेंट का कुछ हो जाता है, प्रेसिडेंट हट जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने के लिए बनेगा, उसके अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना ही है। बात समझ में, ठीक है। और इसे हटाया कैसे जाता है, इसको हटाया जाता है एक रिजोल्यूशन जो राज्यसभा में आएगा और वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगा तो वो हटाया जा सकता है। बात समझ में, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। 6 नंबर सवाल, द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिराइव्स हिज पावर एंड ड्यूटीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, बिल्कुल, पार्लियामेंट कन्वेंशन, बिल्कुल। अगर आपने लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये तीनों स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है कि जो स्पीकर है, जो पार्लियामेंट चैप्टर उसमें लिखा हुआ है कि जो स्पीकर है वो अपना पावर्स और ड्यूटीज कहाँ से डिटरमाइन करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिटरमाइन करता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा से भी डिटरमाइन करता है और पार्लियामेंट कन्वेंशन से भी डिटरमाइन करता है। तो तीनों से वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। वो फाइनल इंटरप्रेटर भी है इन तीनों चीज़ों का, ठीक है, वो इन तीनों चीज़ों का फाइनल इंटरप्रेटर भी है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। वो स्पोक पर्सन है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो स्पोक पर्सन है। कोई भी अगर पार्लियामेंट के रिलेटेड कोई भी
बातें बोलनी होती है तो वो ऑफिशियल, वो हाईएस्ट स्पोक पर्सन है, ठीक है, मेन है, ठीक है। उसके बाद वो गार्डियन ऑफ पावर्स भी है, वो गार्डियन ऑफ पावर्स भी है, जो स्पीकर्स है वो गार्डियन ऑफ पावर्स भी है, ठीक है। किसके पावर्स? ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, गार्डियन ऑफ पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसीलिए इसका जो पोस्ट है बहुत हाई दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये डेकोरम भी मेंटेन करता है और कोरम भी मेंटेन करता है। क्या करता है? डेकोरम एज वेल एज कोरम, दोनों को मेंटेन करता है, ठीक है। कोरम तो पता ही होगा। कोरम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोरम कितना पार्ट होता है, मतलब कितना स्ट्रेंथ होता है जो कोरम हमें मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी बिल अगर मनी बिल की तरह सर्टिफाई करना होगा तो वो स्पीकर ही डिटरमाइन करेगा। कौन? मनी बिल के बारे में बात कर देता है, ठीक है, मनी बिल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर कभी भी जॉइंट सीटिंग आती है, ठीक है, जॉइंट सीटिंग आती है तो उसमें भी प्रिसाइड कौन करता है? वो स्पीकर प्रिसाइड करता है, ठीक है। ये जो चेयरमैन, मोस्ट ऑफ द जो कमिटीज़ होता है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो यही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, चेयरमैन ऑफ कमिटीज़, ठीक है, चेयरमैन की बात कर दिया मैंने। उसके बाद ये खुद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के कौन कौन से कमिटीज़ के? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, रूल्स कमेटी के, ठीक है, रूल्स कमेटी के, और जनरल पर्पस कमेटी के लिए, और जनरल पर्पस कमेटी के हेड होते हैं, ठीक है। ये तीनों कमेटी के हेड होते हैं, ठीक है, जनरल पर्पस कमेटी, रूल्स कमेटी, ठीक है, रूल्स कमेटी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, ठीक है। ये सारी बातें मैंने स्पीकर्स की बता दी, तो आज का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 7वें नंबर सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पेस्टिसाइड्स इन इंडिया, ठीक है, पेस्टिसाइड्स की बात की गई है। अब पेस्टिसाइड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। जो पेस्टिसाइड्स है ना उसको हम लोग इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के द्वारा ही रेगुलेट करते हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज बैंड, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बैंड, ठीक है, बैंड, ठीक है। क्या पेस्टिसाइड्स इंडिया में बैन है? नहीं है साहब, सीधी बात है, नहीं है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल। और सबसे दूसरी बात तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स किसी भी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इस पे बैन लगा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस पे बैन कौन लगा सकता है? इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बैन लगा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। उन्होंने अभी एक कमेटी भी बैठाई है, ठीक है, अनुपम वर्मा कमेटी, ठीक है, अनुपम वर्मा कमेटी, ठीक है। ये कमेटी जो है इन्होंने रेकमेंड किया था कि कुछ पेस्टिसाइड्स को हमें बैन कर देना चाहिए, ठीक है, उन्होंने रेकमेंड किया था। और इनको रेगुलेट कौन सा एक्ट से करता है? 1968 के एक्ट से ही करते हैं, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स इन इंडिया कैन नॉट बी एडवर्टाइज एंड प्रमोटेड, क्या ऐसा कहीं पे लिखा है? कहीं पे भी आपने ऐसा देखा है कि पेस्टिसाइड्स के ऐड नहीं आते? सर आप कभी भी डीडी किसान खोलना, ठीक है, डीडी किसान खोलना, उसमें देखना कितने सारे एड्स आते हैं, ठीक है। डीडी किसान छोड़ो, किसान मेल है, ठीक है, और जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं ना जो किसान के रिलेटेड आते हैं उसमें देखना कितने सारे पेस्टिसाइड्स के ऐड आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। इसमें करेक्ट पूछा है, इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 मतलब ए 1 ओनली, ठीक है। बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। पेस्टिसाइड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक ड्राफ्ट बनाया है, ठीक है, एक ड्राफ्ट बनाया है जिसमें उन्होंने 27 पेस्टिसाइड्स को बैन किया है। और किस बेसिस पे बैन किया? कि बायो हैजार्ड्स है। किस बेसिस पे? कि ये बायो हैजार्ड्स है, ठीक है, बायो हैजार्ड्स है। तो उस बेसिस पे इन्होंने बैन किया, इसीलिए क्वेश्चन आया है। बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। 8वां नंबर सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। अब कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के बारे में बता देता हूँ कुछ बातें। सबसे पहले ये आया कब है? कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड 1999 से लेकर 2000 के बीच में आया है, ठीक है। इसके बाद कौन लेके आया? आरबीआई लेके आई है, ठीक है। क्यों लेके आई है? ये इसलिए लेके आई है कि अगर कोई लोन स्टेट गवर्नमेंट लेता है, ठीक है, लोन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लेता है तो उसका जो कुछ पार्ट इस फंड में देना होता है ताकि वो एक बफर की तरह काम कर सके। अगर कभी भी कुछ भी हो जाता है, मिसहैप हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसर्स के साथ, तो वो यहाँ से कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से वो एक स्ट्रॉन्ग कोलैटरल की तरह काम करेगा, आरबीआई कोलैटरल की तरह काम करेगा और उसको पैसे दे देगा। जिसने भी स्टेट गवर्नमेंट को ये फंड किया हो, जिसने भी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं से भी लोन लिया हो तो उसके खिलाफ अगर कभी भी पैसे देने हो तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से पैसे आ जाते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। कितना परसेंट होता है? 1 से लेकर 3% ऑफ लोन होता है, ठीक है। और ये जो फंड होता है ये किस में जाता है? ये पब्लिक अकाउंट में जाता है, ठीक है। किस में जाता है? पब्लिक अकाउंट में जाता है और सिर्फ लोन के लिए ही यूज़ हो सकता है और किसी काम के लिए नहीं यूज़ होगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़, अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस आए हुए हैं। इट इज़ अ रिजर्व फंड क्रिएटेड बाय स्टेट्स विद आरबीआई एज बफर फॉर रीपेमेंट ऑफ देयर लायबिलिटीज। जी बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि ये बफर की तरह काम करता है। जो कोई भी लोन लेते हैं, लायबिलिटीज का मतलब लोन होता है, अगर कोई भी लोन लिया जाता है तो उसके खिलाफ अगर कोई बफर की तरह काम करने की बात होगी तो वो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड ही रहेगा, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। द फंड इज मेंटेन्ड इन द पब्लिक अकाउंट एंड इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ लोन। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वोट ऑफ क्रेडिट। अब हम लोग 9वें नंबर सवाल पे देखते हैं। वोट ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले वोट ऑफ क्रेडिट क्या है? वोट ऑफ क्रेडिट एक अदर ग्रांट है, ठीक है, एक अदर ग्रांट है, ठीक है। ये बजट में मोस्टली लिखा नहीं होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रांट्स होते हैं। अब कौन कौन से अदर ग्रांट्स होते हैं?
वोट ऑफ क्रेडिट के अलावा उसमें होते हैं जैसे कि आप मान लो सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है। उसके अलावा एडिशनल ग्रांट्स ले लो, ठीक है, एडिशनल ग्रांट्स, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कोरोना में ये सारे जो टूल्स हैं वो गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेस ग्रांट, ठीक है, एक्सेस ग्रांट, इन सब के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो पता कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ठीक है, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ठीक है। उसके बाद टोकन ग्रांट्स, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये सारे एक्सेप्शनल ग्रांट्स होते हैं, ये सारे मतलब अदर देन बजट होते हैं, ठीक है। इसमें एक वोट ऑफ क्रेडिट, जो क्वेश्चन पूछा गया वोट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये किस लिए होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कोई डिमांड आ जाए ना, कभी भी अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाए, तो उसको वो सप्लीमेंट करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली बजट में लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, बजट में ये मेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। जब कभी भी आ जाए तब होते हैं। भैया 2019 के बजट में क्या पता था कि कोरोना आएगा? नहीं पता था, तो वो कोरोना के लिए पैसे कैसे दे सकते हैं? या 2020 में क्या पता था कि उनका कोरोना का नया वेरिएंट आ जाएगा या कुछ भी? नहीं पता था ना। तो यही बात है कि हमें पता नहीं है। वो एक्सेप्शनल ये सारे ग्रांट्स उस लिए होते हैं कि अनमिसहैप कोई सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इट इज़ अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रांट एंड द डिटेल्स ऑफ द डिमांड आर नॉट ऑर्डिनरली गिवन इन बजट। मैंने भी बताया कि ये बिल्कुल नहीं लिखा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 10वां नंबर सवाल। विच हु अमंग द फॉलोइंग आर सर्विस वोटर्स। अब सर्विस वोटर्स की बात की गई है। विच आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट ईदर थ्रू पोस्टल बैलेट और थ्रू प्रॉक्सी वोटिंग। अब प्रॉक्सी वोटिंग और इसके प्रॉक्सी वोटिंग के तहत कौन पोस्टल बैलेट्स की तरफ वोट कर सकता है? क्या एनआरआई प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं या पोस्टल बैलेट्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, एनआरआई पोस्टल बैलेट्स नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ये याद रखना। क्योंकि एनआरआई कोई भी काम के लिए या सर्विस के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी मान लो मैं एनआरआई बन गया, ठीक है, तो मैं सर्विस के लिए बाहर नहीं गया हूँ, या फिर मैं किसी सिटीजनशिप को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि अगर मैंने वहाँ शादी कर ली और वहाँ सर्विस नहीं कर रहा हूँ तो भी मैं एनआरआई बन सकता हूँ, ठीक है। तो वो सर्विस वोटर्स के कंडीशन में नहीं आते, तो एनआरआई नहीं होंगे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज बिल्कुल। इंडियन डिप्लोमेट्स पोस्टेड अब्रॉड बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों 2 और 3, ये 2 और 3 जो होते हैं वो सर्विस वोटर्स की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सर्विस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कब शुरू हुआ था? 2003 में शुरू हुआ था। किसके लिए शुरू हुआ था? मतलब जो आर्मी के पीपल्स थे ना, जिसमें आर्मी एक्ट लगता है, आर्मी एक्ट जिन CAPF में लगता है, जिन फोर्सेज में आर्मी एक्ट लगता है, उन फोर्सेज के लिए सर्विस वोटर्स की बात की गई थी, ठीक है। इसमें मोस्टली कौन कौन से आते हैं? आर्म्ड फोर्सेज आते हैं, CAPFs आते हैं, ठीक है, BRO आता है, BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि BRO कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसके बाद फॉरेन डिप्लोमेट्स, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो चीज़ें होते हैं, ये सर्विस वोटर्स के अंडर आते हैं। लेकिन एनआरआई जो होते हैं ना, एनआरआई नहीं आते सर्विस वोटर्स के अंदर। वो आके ऑर्डिनरी वोट दे सकते हैं, ठीक है, आके वो ऑर्डिनरी वोट दे सकते हैं, लेकिन वो सर्विस वोटर के कंडीशन में नहीं आएंगे, बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू लोक अदालत, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हैज़ बीन गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया हुआ है? जी बिल्कुल, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है। द अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज नॉट बाइंडिंग एंड इट्स अपीलिएबल, ठीक है। यहाँ पर लिखना होना चाहिए था, इन्होंने गलत लिख दिया है, ठीक है। द अवार्ड बाय द लोक अदालत इज नॉट बाइंडिंग एंड अपीलिएबल। क्या ऐसा है? अपीलिएबल है एंड मतलब नॉट बाइंडिंग है? नहीं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए। देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर्स लॉज लाइक सिविल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंसेस एक्ट वाइल एक्सेसिंग द क्लेम ऑफ लोक अदालत। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। सेकंड बस गलत है। सेकंड में क्या है कि लोक अदालत का कोई भी अवार्ड जो होता है ना, वो बाइंडिंग इन नेचर होता है और अपीलिएबल नहीं हो सकता है, ठीक है, वो अपील नहीं हो सकता है, ठीक है। और इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया हुआ है, इसके अंडर लीगल सर्विस एक्ट, किसके अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद इनमें कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगता है, ठीक है, नो कोर्ट फीस लगता है, नो कोर्ट फीस, ठीक है। अगर कहीं पे कोर्ट फीस लिया भी है तो वो वापस कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें प्रोसीजर फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। इसमें प्रोसीजर फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंसेस एक्ट, ये सारे एक्ट नहीं लगते उसके ऊपर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। और अवार्ड जो है ना वो बाइंडिंग होता है, ठीक है, और वो अपीलिएबल नहीं होता है, ठीक है। वो सिविल कोर्ट का जो डिग्री होता है ना, डिग्री मतलब कोई भी डिसीजन, उसके इक्विवेलेंट इसका डिसीजन होता है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 और 3, 2 तो गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है जो किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था NDMA ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शुरू किया था, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शुरू किया था। और किस लिए शुरू किया था? कि अभी कोविड में बहुत सारे माइग्रेंट जो है वो मूव कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसका एक लिस्ट बनाने के लिए, उसका एक डाटा बनाने के लिए ये
ये सिस्टम शुरू किया गया था, ठीक है। और ये क्यों किया गया था, ताकि कोविड-19 में हम लोग जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है ना, कि एक जन को अगर हो गया है तो वो दूसरे लोगों से ना मिले, इसलिए वो शुरू किया गया था, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसको किसने शुरू किया था? एनडीएमए ने शुरू किया था। इट इज़ अ सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स डिजाइन टू फैसिलिटेट देयर सीमलेस मूवमेंट अक्रॉस स्टेट। जी बिल्कुल, मैंने अभी बताया कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर रहे थे, इसके बेटर मूवमेंट के लिए ये बनाया गया था। इट हैज़ बिन डेवलप बाय नीति आयोग। नहीं, इसको किसने डेवलप किया? एनडीएमए ने डेवलप किया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डेवलप किया है, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड मूवमेंट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग कोविड-19। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। 2 ऑप्शन गलत है, 2 ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन लोकसभा। अब स्पीकर की बात की गई है, ऑफिस ऑफ स्पीकर की, ठीक है। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रो टर्म स्पीकर। देखिए, क्या इलेक्शन का जो डेट है वो प्रो टर्म स्पीकर डिसाइड करता है? नहीं, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा, द स्पीकर बीइंग अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी वेकेट्स हिज ऑफिस एज सून एज लोकसभा इज डिसॉल्व। क्या जब कभी भी स्पीकर, अगर मान लो कोई भी सेशन है या कोई भी पार्लियामेंट है, ठीक है, अगर वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, पार्लियामेंट ऑफ खैर डिसॉल्व होती नहीं है, लोकसभा डिसॉल्व होती है, अगर कोई भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उसका स्पीकर भी डिसॉल्व हो जाता है क्या? नहीं, उसका स्पीकर नहीं होता। स्पीकर तब तक रहता है जब तक न्यू लोकसभा जब तक नहीं बन जाती, ठीक है। तो जब तक न्यू लोकसभा नहीं बनेगी तब तक वो स्पीकर वहाँ पर रूल करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। कोई भी लोकसभा के डिसॉल्यूशन के बाद स्पीकर डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। जो पहला लोकसभा का जो पहला सेशन होता है ना, उसको प्रिसाइड कौन करता है? उसको प्रोटर्म स्पीकर डिसाइड करता है, प्रोटर्म स्पीकर प्रिसाइड करता है। और प्रोटर्म स्पीकर कौन बनाता है? सबसे प्रोटर्म स्पीकर कौन बनाता है? प्रोटर्म स्पीकर बनाता है प्रेसिडेंट ही बनाता है, लेकिन उसको रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि आप इन लिस्ट में से किसी को भी बना दीजिए, प्रेसिडेंट फिर बना देता है किसी को भी, ठीक है। ये फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस को प्रिसाइड करता है, लेकिन डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर कौन डिसाइड करता है? वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। बात याद रखना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ देखते हैं। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल, टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देना है। द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज मेड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कि जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे ही रिमूव किया जा सकता है। अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जजेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जी बिल्कुल, हमें अगर कोई भी जज को अगर रिमूव करना है, सबसे पहले तो जज अगर कभी भी रिमूव करना है तो उसका कुछ प्रोसीजर्स है, ठीक है। उस प्रोसीजर में आपका जो स्पेशल मेजॉरिटी है ना, वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास होनी चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है। दोनों में ये प्रोविजन है। इसके बाद नो हाई कोर्ट जज हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस सो फार। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। एक के खिलाफ उन्होंने शुरू किया था, लेकिन बीच में ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था जिनके खिलाफ शुरू किया था, तो इसलिए कभी भी कोई पास ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब आप पूछोगे कि सर मुझे बता दो कि सर वो जो मोशन है वो किस तरीके से पास होता है। सबसे पहले तो वो मोशन जो होता है ना, अगर कोई भी मोशन, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है या हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, तो वो एक मोशन है। अगर वो मोशन लोकसभा में लाया जा रहा है, किस में लाया जा रहा है? लोकसभा में लाया जा रहा है, तो कितने मेंबर्स? 100 मेंबर्स जो है ना, उसको साइन करने होने चाहिए, तभी वो लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। अगर वो राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 मेंबर्स। बात समझ में आई? उसके बाद लोकसभा में अगर लाया जा रहा है तो वहाँ का स्पीकर, और अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो वहाँ का चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। वो चाहे या ना चाहे, अगर वो चाहे तो वो मोशन को अडॉप्ट कर सकता है, और वो चाहे तो वो मोशन को वहीं पर ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। तो वो अब लोकसभा के चेयरमैन और राज्यसभा के जो भी चेयरमैन होंगे, लोकसभा का जो स्पीकर होगा और राज्यसभा का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, हमारे कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो चाहे तो उसको रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते हैं। बात समझ में? अगर वो रखते हैं, स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, या चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद एक कमेटी के पास जाएगी, वो कमेटी कैसा कमेटी होगा? जो कमेटी होगा वो कितने मेंबर की होंगे? वो 3 मेंबर की कमेटी होगी। उसमें कौन कौन होंगे? एक तो सीजीआई होंगे, ठीक है, या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। उसके बाद सीजीआई ऑफ स्टेट होंगे, कोई भी एक सीजीआई ऑफ स्टेट होंगे, और उसके बाद एक एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। इन तीनों के बीच में एक कमेटी बैठेगी। वो कमेटी अगर वो बताती है कि ये गिल्टी हैं, तो फिर वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा। अगर वो वहीं पे डिस्चार्ज कर देते सारे चार्जेस को, तो वो वहीं चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो गिल्टी मानते हैं, ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से, पार्लियामेंट को दोनों हाउसेज में, बोथ हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, बोथ हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट जो होंगे वो उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट फिर रिमूव कर देंगे एक ऑर्डर से। बात समझ में आई? ये पूरा प्रोसेस है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो
अब आपको समझ में आ गया सारा बात कि कितने मेंबर्स की कमेटी होती है, 3 मेंबर्स कौन कौन होते हैं, पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर तीनों स्टेटमेंट सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर ऑफ टैक्सेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेशन होता है ना, उसकी पावर्स की बात की गई है। चलो देखते हैं। द पावर ऑफ टैक्सेशन ऑन सब्जेक्ट्स जो भी कंकरेंट लिस्ट में है वो किसके पास है, क्या वो पार्लियामेंट के पास है एक्सक्लूसिवली विद पार्लियामेंट? नहीं, अगर कोई भी कंकरेंट लिस्ट में है तो वो स्टेट और पार्लियामेंट दोनों के पास है। ठीक है, दोनों के पास है। लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाता है या फिर टैक्सेशन की बात करता है तो पार्लियामेंट का जो टैक्सेशन होगा वो सुपरसीड कर जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद द पावर टू इम्पोज टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट नॉट एन्यूमरेटेड इन एनी लिस्ट इज वेस्टेड विद स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल गलत। किसमें वेस्टेड है? वो पार्लियामेंट के पास वेस्टेड है। ठीक है, वो पार्लियामेंट के पास वेस्टेड है, ओनली इन पार्लियामेंट। देखो 3 लिस्ट है, एक तो है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट बनाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट बनाएगा। अगर इमरजेंसी और राज्यसभा से अगर रेजोल्यूशन पास नहीं होता तो स्टेट बनाएगा, वरना फिर पार्लियामेंट भी बना सकता है। ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। और इन तीनों चीज़ों में अगर कुछ नहीं है, कुछ बच जाता है, तो वो रेसिड्यूरी जो है ना, वो रेसिड्यूरी जो है वो कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, ये बात भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, नीदर वन नीदर टू। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एथनिक ग्रुप्स इन द न्यूज़। जो यूगर मुसलमान है, जो यूगर मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो यूगर मुस्लिम्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो चाइना में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, वो चाइना में ही पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बार न्यूज़ में आपने सुना भी होगा। ठीक है, जो ओरोमो है वो कहाँ पाए जाते हैं? क्या वो इराक में पाए जाते हैं? नहीं, वो इथोपिया में पाए जाते हैं। ओरोमो को कहाँ पाया जाता है? इथोपिया में। लार्जेस्ट कम्युनिटी है इथोपिया की। ठीक है, लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी है इथोपिया की। ठीक है, ओरोमो। उसके बाद कुर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? ये जो मिडिल ईस्ट है ना, जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पाए जाते हैं। मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट कहाँ है? इराक हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, सीरिया हो गया, अर्मेनिया हो गया, टर्की हो गया, यहाँ पाए जाते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका ओनली ऑप्शन जो है सही है वो है यूगर्स जो है वो चाइना में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A1 ओनली। ठीक है, चलो ए। आगे देखते हैं। द पावर टू अपॉइंट द डिलिमिटेशन कमीशन फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कन्फर्ड टू। डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाते हैं, जो एक हाई पावर्ड कमिटी है, जिसकी कोई भी रूलिंग, इसकी अगर कोई भी रूलिंग है वो ना तो सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कौन बनाता है? वो बनाता है प्रेसिडेंट। कौन बनाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बनाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। लेकिन कुछ बातें आप बता दो सर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है ना, वो किस किस इसमें डिलिमिटेशन कमीशन में किस किस से वो काम करता है? वो काम करता है इलेक्शन कमिश्नर के साथ। ठीक है, वो इसका मेन काम क्या है? वो बाउंड्रीज ड्रॉ करता है। ठीक है, बाउंड्रीज ड्रॉ करता है कि जो भी मान लो एक जैसे जम्मू कश्मीर अभी अलग हुआ है। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर को अभी अलग हुआ है, एक जम्मू कश्मीर बन गया है और एक बन गया है लद्दाख। ठीक है, तो अगर अभी उनमें चेंजेस लाने हैं उनके कंस्टिट्यूएंसी में, तो उसके लिए क्या बना है? डिलिमिटेशन कमीशन बना है। ठीक है, तो वो चेंजेस को वो एक्नॉलेज करता है। ठीक है, और उसमें वो चेंजेस लेके आता है अगर वो चेंजेस लाना हो तो, अगर कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज, अगर कंस्टिट्यूएंट के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लाना हो तो। ठीक है, उसके कंस्टिट्यूएंसी में चेंजेस लाना हो तो। SC/ST का अगर कोई कोटा अगर डिटरमाइन करना हो तो भी वो यही करता है। जो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे इलेक्शंस में SC/ST के कोटाज होते हैं, तो उसको भी अगर लाना होता है तो वो कौन लेके आता है? डिलिमिटेशन कमीशन ही लेके आता है। ठीक है, सो अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। सबसे पहले द वोटिंग ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डन बाय ओपन बैलेट। सर ओपन बैलेट का तो कंसेप्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीक्रेट बैलेट। हमारा सीक्रेट बैलेट में होता है। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका सीक्रेट बैलेट में ही इलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत। दूसरा, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज हेल्ड अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट पोस्ट सिस्टम। क्या द फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट पोस्ट सिस्टम की बात की गई है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं किया जाता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात नहीं की गई है। वहाँ पर किस सिस्टम की बात की गई है? वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि उसमें हम लोग प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि 1 2 3 4 वैसा करते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो अगर जो मेजॉरिटी में आ गया उसी को मिल जाएगा, उसी को सीट मिल जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि 50% सीट्स मिलनी ही चाहिए। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ नोटा आर नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि नोटा जो है ना वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, नोटा इज नॉट एप्लीकेबल। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा गलत है। तो क्या पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो इसमें सिर्फ 3 इज करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। इसको करता कौन है? इसको करता है इलेक्शन कमीशन। याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ECI। आगे अगला सवाल 19 नंबर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, बिकॉज जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो प्रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, वो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन
वो लोकसभा के लिए या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इनके लिए क्या है, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम की बात की गई है। तो इन दोनों में ऐसा क्यों है कि इसमें वहाँ पे ऐसा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर दूसरा सिस्टम है? वो इसलिए है, क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉमन पीपल है ना, कॉमन पीपल है, उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पता नहीं होगा, उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि बहुत लोग इलिटरेट है, उनको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कैसे वोट देना होता है, ठीक है। उन्हें बस अगर फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम की बात की जाए तो उसमें क्या है कि उनको बस एक बटन दबा के आनी होती है। लेकिन जहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की होती है वहाँ पर उनको नंबर्स लिखने होते हैं, 1 इसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ, फर्स्ट इसको प्रेफरेंस देता हूँ, सेकंड इसको प्रेफरेंस देता हूँ, थर्ड। तो वही बात है कि वैसे हम लोग नंबर्स लिखने होते हैं, वैसे हम लोग को बस बटन दबाना होता है, ठीक है। तो वही बात है कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, इसलिए हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं यूज़ करते हैं। तो डिफिकल्ट फॉर वोटर्स टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल ये बात सही है। इसके बाद मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इन द इंडिया विल लीड टू इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। देखिए, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो वहाँ पर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक पार्टी जीतेगी। इसमें क्या होगा, जहाँ पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा वहाँ पर ये पार्टी मान लो यहाँ पर जीत गई, बीजेपी यहाँ पर जीत गई, यहाँ पर कोई लोकल पार्टी जीत गई, यहाँ पर कोई लोकल पार्टी जीत गई, तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज जीत सकती हैं। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएगी, उससे क्या होगा कि इंस्टेबिलिटी आ जाएगी गवर्नमेंट में। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। इट डिक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टी सिस्टम। देखिए, डिक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम नहीं, इट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम। अगर पार्टीज ज़्यादा आ रही हैं तो पार्टी सिस्टम का सिग्निफिकेंस भी तो बढ़ रहा है। अगर पार्टीज कम आ रही होती तो सिग्निफिकेंस उसका कम आ रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टी सिस्टम का सिग्निफिकेंस जो होगा वो ऑफकोर्स ये बात है कि वो इंक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट एंड सेकंड किसमें ऑप्शन है? इसका आंसर है सी। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। 20वां नंबर सवाल, पावर टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, power to entertain PIL from the individuals and power to entertain writs. Which of the following powers are conferred on the Supreme Court but is not available to the High Court? ऐसा कौन कौन से पावर्स है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट के पास नहीं है? क्या हाई कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है? नहीं दे सकता, बिल्कुल ये इसके पास नॉट अवेलेबल है, बिल्कुल ये बात तो सही है। उसके बाद पावर्स टू एंटरटेन PIL फ्रॉम इंडिविजुअल्स, क्या PIL हाई कोर्ट ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है। PIL जो है हाई कोर्ट भी ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी ले सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। पावर टू एंटरटेन रिट्स, भाई सुप्रीम कोर्ट भी ले सकता है, हाई कोर्ट भी ले सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, तो ये दोनों ले सकते हैं। लेकिन पावर टू एडवाइस जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। तो इसमें क्या है कि जो ऐसा कौन सा पावर है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली, ठीक है। सिर्फ 1 है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, और 2 और 3 जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, 21वां नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। 21 विथ रेफरेंस टू द जज ऑफ हाई कोर्ट। अब हम लोग जज ऑफ हाई कोर्ट की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज। अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है उसको हम लोग हाई कोर्ट जज की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज बनना है ना, तो उसको अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपको डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट नहीं, आपको क्राइटेरियाज है। क्या क्राइटेरियाज है उनके पास? एक क्राइटेरिया ये है कि उनको 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपको 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है, जो हाई कोर्ट में हो, ठीक है। ये दोनों अगर आपके पास प्रोविजंस है तो ही आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो, ठीक है। टू अपहोल्ड द इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। देखिए, फिक्स द टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, फिक्स किया है क्या? नहीं, कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड नहीं है टेन्योर फिक्स नहीं है। टेन्योर का मतलब होता है कि आप 6 साल के लिए रहोगे, ठीक है। टर्म और टेन्योर में डिफरेंस समझिए। देखिए, एक होता है कि उसमें क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो जजेस है ना, उसका हाईएस्ट एज जो है ना, जो सबसे हाईएस्ट एज है वो 62 ईयर्स है। लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि आप 6 साल के लिए, आप चाहो तो 20 साल के लिए भी जज बन सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई मिनिमम एज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक मैक्सिमम एज लिखा हुआ है। अगर आप 20 साल में अपने सारे क्वालिफिकेशंस आप फुलफिल करते हो तो आप 20 साल से लेकर 62 ईयर्स तक आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। तो यहाँ पे कहीं पे भी टर्म लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो टर्म कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट, अ जज सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऐसा है क्या कि अगर वो कोई जजेस हैं तो उसको गवर्नर के आगे ओथ लेना पड़ता है? जी बिल्कुल, उसे गवर्नर के आगे ओथ लेना पड़ता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1 और 3। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। चलो अगला सवाल की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन कैबिनेट कमिटीज आर करेक्ट। अब यूनियन कैबिनेट कमिटीज के बारे में बात की गई है। देयर डिसीजंस मेड बाय देम आर बाइंडिंग ऑन द कैबिनेट। द डिसीजंस मेड बाय देम आर बाइंडिंग ऑन कैबिनेट, नहीं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है। कोई भी यूनियन कैबिनेट कमेटी का कोई भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। देयर मेंबर्स आर ड्रॉन ओनली फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्टर्स, नहीं, यूजुअली फ्रॉम कैबिनेट मिनिस्टर्स, बट दे मतलब अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो वो डिबार्ड नहीं है कि वो आप यूनियन कैबिनेट कमिटीज में आप मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। वो किस लिए बनाए जाते हैं कि वो डिसीजंस ले सके कैबिनेट के बिहाफ में, ठीक है, रिव्यू कर सके कैबिनेट को, ठीक है। उनका डिसीजन
डिसीजन फाइनल नहीं होता, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होता, बात याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। 23rd नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मेक इलेक्शन इन इंडिया फ्री एंड फेयर। देखिए इस टाइप के सवाल यूपीएससी में बहुत आता है कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया में इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करवाते हैं। क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर ईसी का इंडिपेंडेंस है तो उससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यूज़ ऑफ वीवीपैट इन द वोटिंग प्रोसेस, जी बिल्कुल। वीवीपैट मतलब जो अभी सिस्टम यूज़ हो रहा है, अभी जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो होता है ईवीएम प्लस वीवीपैट, ठीक है। तो दोनों जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि वोटिंग हमें ये पता चलता है कि एक वीवीपैट मशीन होता है यहाँ पर और यहाँ पर एक ईवीएम मशीन होता है। आप ईवीएम मशीन में आप अपना कोई भी नंबर, मतलब मान लो आप कोई भी पार्टी को चुनते हो, मान लो जैसे आप कांग्रेस को चुने, ठीक है, कांग्रेस को आपने जैसे चुना, यहाँ पर आपने बटन दबाया, जैसे ही आपने बटन दबाया तो यहाँ पर कांग्रेस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है, हाथ का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वोट है वो कांग्रेस को ही पड़ा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर कभी भी ईवीएम और अगर ईवीएम से किसी को लगता है कि ईवीएम जो है वो सही तरीके से वोटिंग काउंट नहीं हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वीवीपैट में जो यहाँ पर सिंबल्स, यहाँ पे एक पेपर होता है, वो पेपर कट के गिर जाता है कि जैसे आपने हाथ का सिंबल दबाया तो वहाँ पे एक पेपर कट के गिर जाएगा। तो ये जो पेपर होगा, ये पेपर फिर काउंट होगा कि कितने पेपर्स हाथ को मिले हैं, कितने पेपर्स बीजेपी को मिले हैं, कितने पेपर्स आम आदमी पार्टी को मिले हैं। तो इस तरीके से वो पेपर्स काउंट होंगे। तो फिर अगर इन दोनों में कहीं पे भी मिसमैच होता है तो ये जो पेपर्स होते हैं इनको फाइनल माना जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 24 नंबर सवाल, ये साफ कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायत। जो सीट्स की बात की गई है वो देखते हैं। द सीट्स फॉर SC and ST आर टू बी रिजर्व्ड इन एवरी पंचायत इन प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द पंचायत एरिया। देखिए अगर कभी भी सीट की बात की जाती है, ठीक है, जो पंचायत में जो सीट्स होते हैं, अगर वहाँ पर इलेक्शन की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर जो सीट्स होते हैं वो हर जो पूरे पॉपुलेशन है ना, उसके जो पूरे पॉपुलेशन ऑफ जो पंचायत है ना उसके हिसाब से रिजर्व किए जाते हैं जो SC ST के जो सीट्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। तो अगला सवाल, अगला जो ऑप्शन होंगे वो देखते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन, ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC and ST नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट्स आर टू बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। जो भी SC ST की सीट्स होती है उसके अलावा 1/3 ऑफ द सीट्स जो होंगे ना वो वुमेन के लिए रिजर्व किए जाएंगे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जब कभी पंचायत की बात होती है तो वहाँ पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होगा, अगर उन्हें लगेगा कि ये कम्युनिटी को हमें ज़्यादा रिजर्वेशन देना है, इन कम्युनिटी को हमें बूस्ट करना है, तो उसके लिए भी पंचायत में वो फेवर दे सकती है, ठीक है, कोई भी बैकवर्ड क्लास के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। 25वां नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल। The committee was formed to examine through various issues of the center-state relation. It recommended the establishment of interstate council under the 263 article of the Constitution for the first time. पहली बार आर्टिकल 263 के तहत किसने रेकमेंड किया था कि हमें एक इंटरस्टेट काउंसिल बनानी है? पहली बार किसने किया था? फर्स्ट ARC ने किया था। किसने किया था? फर्स्ट ARC ने किया था। हालांकि रिकमेंडेशन किसके रिकमेंडेशन को माना गया था? सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन को माना गया था, ठीक है। लेकिन जो पहली बार रेकमेंड किसने किया था? रेकमेंड किया था फर्स्ट ARC ने। फर्स्ट ARC के चेयरमैन कौन थे? मोरारजी देसाई थे। फिर बाद में वो चेंज हो गए थे जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे, तो हनुमंता बने थे, ठीक है। उसके बाद ये रेकमेंड करता है इंटरस्टेट काउंसिल। इन्होंने फर्स्ट ARC ने रेकमेंड किया था इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 263 लिखा हुआ है, आर्टिकल 263, ठीक है। और सेटअप किससे हुआ था? सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन कब बना था? 1990 में बना था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। Which of the following measures are taken by RBI for tackling the COVID-19 pandemic? कोविड-19 के पैंडेमिक को टैकल करने के लिए आरबीआई ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं? डिक्रीजिंग द रेपो रेट। देखिए मैं आपको कुछ इसके बेसिक चीज़ें बताता हूँ, सबसे बेसिक चीज़ें, ठीक है। डिक्रीजिंग द रेपो रेट, अगर हम रेपो रेट को डिक्रीज करते हैं, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंकों को लोन मिलना, बैंक को लोन मिलता है किससे? आरबीआई से, ठीक है। तो उसका जो रेट होता है उसको रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट को डिक्रीज किया जाए, तो बैंकों को लोन किससे मिलेगा? आरबीआई से। वो चीप मिलेगा, वो सस्ता मिलेगा। तो अगर बैंकों को अगर सस्ता लोन मिलेगा तो बैंक जो पैसे घुमाएगी, बैंक जो पैसे देगी पीपल को, बिजनेसमैन को या फिर किसी को भी लोन में, तो वो चीप हो जाएगा, तो लोन चीप हो जाएंगे। तो लोन चीप हो जाएगा तो अभी हमारे जैसे आप लोगों को सबको मालूम है कि हमारा जो डिमांड साइड है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। तो इसके कारण लोन्स आएंगे तो उसके बाद डिमांड बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, तो उससे बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इंक्रीजिंग द रिवर्स रेपो रेट, देखिए अब अगर हम लोग रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करते हैं, रिवर्स रेपो रेट मतलब बैंक जो है वो आरबीआई में लोन रखती है, बैंक जो है, बैंक के पास अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा है तो वो आरबीआई के पास पार्क करती है, आरबीआई के पास रखती है, ठीक है। तो आरबीआई के पास अगर वो रखती है, आरबीआई के पास अगर वो पार्क करती है, अगर उसे ज़्यादा पैसे, ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, अगर हम यहाँ पे रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर जो आरबीआई को
आरबीआई को जो पैसा देना पड़ेगा बैंक को वो ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बैंक जो है जितने भी पैसे होंगे वो आरबीआई के पास ही रखेगी। अगर हम लोग यहाँ पर डिक्रीज करेंगे रेपो रेट को, तो क्या होगा कि बैंकों को अगर आरबीआई के पास पैसे देंगे तो बैंकों को नुकसान होगा। अगर देखो बैंक के पास दो ऑप्शन है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक का रिवर्स रेपो रेट से आपको पूरी अच्छी चीज़ें समझाता हूँ। बैंक के पास दो ऑप्शन है। क्या? सबसे पहला ऑप्शन है कि बैंक जो है वो एक पीपल को लोन पे घुमाए, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है रिवर्स रेपो में वो आरबीआई के पास रखे। अगर हम लोग रिवर्स रेपो रेट अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे, मान लो 4% था उससे 5% में इंक्रीज कर दिया, तो बैंक को अब 100 में 105 रुपये मिल रहा है, ठीक है, अब उसे 105 रुपये मिल रहा है, तो उसे बैंक को क्या लगेगा कि यार मेरे को तो रिवर्स रेपो रेट में ज़्यादा मिल रहा है और यहाँ पर जो पीपल को लोन दे रहा हूँ वो मैं 5% में दे रहा हूँ। पीपल जो है वो एनपीए बन सकता है, वहाँ पर उनको रिस्क है, लेकिन आरबीआई तो पैसे वापस करेगा ही करेगा। तो बैंक क्या करेगा, वो आरबीआई के पास ही पैसे रखेगा, वो अपना काम नहीं करेगा ढंग से। बैंक का काम क्या है कि लोन घुमाना, लोन ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को घुमाना, ठीक है, तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो अगर वो ढंग से नहीं कर पाएगा तो इसमें बैंक का फेलियर हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करेगा कि रिवर्स रेपो रेट को ना डिक्रीज कर देगा, वो 4 से 3% पे लेके आएगा। तो अब क्या होगा कि बैंक अगर यहाँ पर रखेगा तो उसे 103 ही रुपये मिलेगा, लेकिन अगर वो पीपल को घुमाएगा, अगर वो लोन में घुमाएगा तो 105 रुपये मिलेगा। तो बैंक को फायदा किसमें होगा? पीपल को लोन देने में। बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग रेपो रेट नहीं होगा, डिक्रीजिंग रेपो रेट होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखते हैं मॉनेटोरियम ऑन द पेमेंट ऑफ लोन। हाँ, आरबीआई ने अभी क्या किया है कि जो भी पेमेंट ऑफ लोन्स है ना, उसको 6 महीने के, अगर कोई लोन पेमेंट नहीं कर पा रहा था 6 महीने तक, तो उसके लिए वो मोरेटोरियम दे दिया था कि आप यहाँ पर मत दीजिए, आप आगे दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 और 3। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 27 नंबर सवाल, विथ रेफरेंस टू लॉबिंग इन इंडिया। देखिए लॉबिंग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ टेक्निक यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स। देखो अभी ये चीज़ हटा देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। इट इज अ टेक्निक यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स टू कन्विंस द पॉलिसी मेकर्स टू इन्फोर्स द डिसीजंस इन देयर फेवर। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। देखिए कहीं पर भी लॉबिंग का कोई लॉ या फिर कोई कानून बना है क्या? नहीं बना है, तो उनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन तो नहीं मिला है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब पूछोगे कि सर इसके अलावा कौन कौन से और टेक्निक्स है जो प्रेशर ग्रुप्स यूज करते हैं? प्रेशर ग्रुप्स 3 टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें से एक लॉबिंग हो जाती है, दूसरा जो हो जाता है वो होता है इलेक्शनरिंग, ठीक है। क्या होता है? इलेक्शनरिंग। इसमें क्या होता है? इलेक्शनरिंग में क्या होता है कि जो पर्सन ऑफ द, मतलब अगर मान लो एक प्रेशर ग्रुप है, ठीक है, एक प्रेशर ग्रुप मान लो फिक्की मान लो, ठीक है, फिक्की मान लो। अब फिक्की को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर कोई काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई काम है, ठीक है, कोई लॉ बनाना है, तो अगर वहाँ पर अगर उनका जो सेक्रेटरी है या फिर वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर फिक्की अपना कोई पर्सन वहाँ पर बैठा दे, तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्शनरिंग कहेंगे, ठीक है। उसे कहेंगे जो उसके इंटरेस्ट में होगा, जो उसके पीपल के जो फिक्की के इंटरेस्ट में होगा, ठीक है, जो पीपल ऑफ फिक्की होगा उसके इंटरेस्ट में होगा, वैसा पीपल को अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इनपुट करवा दे, वहाँ पर रख दे, ठीक है, तो उसको इलेक्शनरिंग कहा जाएगा। और दूसरा का क्या कहा जाता है? लॉबिंग। लॉबिंग में क्या होता है कि एक लॉबी बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलके, और वो कन्विंस करना चाहते हैं पब्लिक ऑफिस को, ठीक है, वो पब्लिक ऑफिस को जाके कन्विंस करते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रोपोगेंडिंग, ठीक है, प्रोपोगेंडानाइजिंग, ठीक है, प्रोपोगेंडानाइजिंग। इसमें क्या होता है? प्रोपोगेंडानाइजिंग में क्या होता है कि जो पीपल है ना, उसमें जाके ये बात फैलाया जाएगा, पीपल को ये बताया जाएगा कि ये चीज़ करने से हमें फायदा होगा। तो पीपल जो होगा ना, वो गवर्नमेंट पे फिर प्रेशर बनाएगी, पीपल पे फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएगी। जब पीपल गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएगी तो उससे अल्टीमेटली प्रेशर ग्रुप्स को फायदा होगा। बात समझ में? तो ये 3 तरीके होते हैं लॉबिंग। ये तीनों में से कोई भी तरीका जो है वो स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज नहीं है। 3 तरीका कौन कौन सा? एक तो लॉबिंग हो गया, एक इलेक्शनरिंग हो गया, एक प्रोपेगेंडानाइजिंग हो गया। बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। 2 तो स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 28वां नंबर सवाल, द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 ईयर। देखिए द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 ईयर, नहीं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि टर्म प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, वो जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट का, जब तक वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में रहेगा, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक होगा तब तक वो 5 ईयर्स नहीं हो सकता, बात ये याद रखना, ठीक है। और प्रेसिडेंट का प्लेजर तब तक रहेगा जब तक उसके पास लोकसभा का मेजोरिटी रहेगा, ठीक है, लोकसभा की मेजोरिटी रहेगी, ठीक है। तो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स, स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। क्या प्रेसिडेंट को ऐसा अपॉइंट करना है क्या कि जो मेजोरिटी पार्टी है? एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, यहाँ पे गवर्नर कर दो, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर कर दो और यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली कर दो, ठीक है। तो क्या गवर्नर को ऐसा है कि जो मेजोरिटी पार्टी है उसी में से किसी को सीएम बनाना है? नहीं बनाना ना। एग्जांपल ले लो ना, हरियाणा ले लो, हरियाणा का एग्जांपल ले लो। सबसे ज़्यादा पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, आईएनसी, ठीक है। लेकिन सरकार किसने बनाया? बीजेपी और जेजेपी ने, ठीक है, जेजेपी ने, ये दोनों ने मिलकर बना दिया, ठीक है। तो ऐसी नहीं है कि जो मेजोरिटी पार्टी उन्हीं को अपॉइंट करना, प्रेसिडेंट भी ऐसा नहीं है कि उसको अपॉइंट करना, वो जिसे चाहे उसे बना सकता है, लेकिन जिसे वो बनाएगा उसे फ्लोर पे मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, ये याद रखना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। आगे देखते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं भैया, नॉमिनेटेड मेंबर हो चाहे इलेक्टेड मेंबर हो, मैंने भी बताया ना, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, चाहे वो इलेक्टेड हो, या वो मेंबर ना भी हो, ठीक है, तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बस 6 महीने के अंदर अंदर उसे नॉमिनेट, इलेक्ट होकर या तो राज्यसभा या लोकसभा में आना है। बात समझ में आई?
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट की बात की गई है तो तीनों स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं सरफासी एक्ट के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ reference to the सरफासी एक्ट, ठीक है, सरफासी एक्ट। इट empowers the bank directly auction the mortgage properties to recover loans from borrowers who have turned into NPA। जी बिल्कुल, ये सरफासी एक्ट आया ही इसलिए था। पहले क्या होता था कि बैंकों को पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, इन सब में जाना पड़ता था ताकि कोई भी पैसे हैं वो उसको वापस लेके आने के लिए, ठीक है। लेकिन अब जब से सरफासी एक्ट है तो वो डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को, जो मॉर्गेज है, उसको डायरेक्टली वो लोन पे डायरेक्टली वो बेच के उस NPA के पैसे निकाल सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगला, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक्स। नहीं, अब क्या हुआ ना कि पहले क्या होता, पहले कोऑपरेटिव बैंक्स में अप्लाई नहीं होता था, लेकिन जो एपेक्स कोर्ट मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट होता है उसको एपेक्स कोर्ट कहते हैं। तो हाईएस्ट कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने क्या बोला है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उस पर भी सरफासी एक्ट लगेगा, उस पर भी सरफासी एक्ट लगेगा। तो ये स्टेटमेंट जो आएगा वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 29 का हो जाएगा ए। बात सुन में, चलो आगे बढ़ते हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी, वोहरा कमेटी एंड टंका कमेटी इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। किससे रिलेटेड है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। बात समझ में आई? कब बनी थी? दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी 1990s में, वोहरा कमेटी बनी थी कब, 1993 में, ठीक है। और टंका कमेटी बनी थी, ये बनी थी 2010 में, ठीक है। कब बनी थी? 2010 में बनी थी, ठीक है। ये लोग तीनों जो कमिटीज थी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए रिलेटेड थी, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 31 नंबर सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात की गई है, ठीक है। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 239AA, ठीक है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों ये गलत है कि आर्टिकल 239AA के हिसाब से यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनी थी, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली नहीं बनी थी, ठीक है। कहीं पे भी अगर हाई कोर्ट बनना होता था ना तो उसमें क्या होगा कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा, ठीक है, उससे बनेगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत या फिर आर्टिकल के तहत बनेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। Establishing a high court for union territory would require a constitutional amendment। अभी तो मैंने बताया कि नहीं, इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए सिर्फ एक लॉ चाहिए, जो भी पार्लियामेंट है वो एक लॉ बना देगा, तो उसके लिए उस हिसाब से यूनियन टेरिटरी में एक हाई कोर्ट बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं, ठीक है। Which of the following circumstances may lead to the resignation of Council of Ministers। अब ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जिसको अगर पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन आ जाता है। देखिए, जब कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में पास हो जाए तो क्या रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएगा? जी बिल्कुल। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है लोकसभा में तो रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाता है, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स इज नॉट पास्ड इन द हाउस ऑफ लोकसभा। अगर मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं होगा तो रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएगा, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था जब मैं मोशन ऑफ थैंक्स पढ़ा रहा था, जब मोशन ऑफ थैंक्स एक किसी क्वेश्चन में आया था तो मैंने बताया था कि मोशन ऑफ थैंक्स पास करना पड़ता है। जो प्रेसिडेंट आफ्टर एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट होता है तो एक मोशन ऑफ थैंक्स होता है, उसको पास करवाना ही पड़ता है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, मनी बिल्स गेट डिफीटेड इन द लोकसभा। अगर मनी बिल्स डिफीट हो जाती हैं तो, जी बिल्कुल, अगर कोई मनी बिल ही पास नहीं करवा पा रहा है तो वो सरकार किस तरीके से चलाएगा, वो गवर्नमेंट कैसे चलाएगा? उसके पास पैसे ही नहीं होंगे गवर्नमेंट चलाने के लिए, तो भी गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आ जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। अब डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट क्या सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर वो किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में है तो उसे वहाँ से हटना पड़ेगा, ठीक है। वी शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस, उसे उस सर्विस में नहीं रहना चाहिए ऑलरेडी से, ठीक है। ही शुड बी एन एडवोकेट फॉर और प्लीडर फॉर 5 ईयर्स। याद रखिए 5 ईयर्स, यहाँ पर लिखा है क्या है, 5 ईयर्स नहीं, कितना है, 7 ईयर्स। अगर वो 7 ईयर्स के लिए है ना तो ही वो बन सकता है, ठीक है, 5 ईयर्स में नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। बिल्कुल, उसे एक हाई कोर्ट रिकमेंड करता है, ठीक है, उसे हाई कोर्ट रिकमेंड करता है, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है, आफ्टर कंसल्टिंग द हाई कोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 33 का बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 34 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल में देखते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हैज बीन सेट अप थ्रू द लॉज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर्स। देखिए, ग्राम न्यायालय की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या वहाँ के जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है उन्होंने अपॉइंट किया है क्या? नहीं, ग्राम न्यायालय एक्ट ने अपॉइंट किया। किसने किया है? ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय एक्ट बनता है, क्या बनता है? ग्राम न्यायालय एक्ट, ठीक है, ग्राम न्यायालय एक्ट, ठीक है। ये किसने पास किया है? सेंटर ने पास किया है, ठीक है। कब पास हुआ था? 2008 में पास हुआ था, बात याद रखना, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया था ग्राम न्यायालय? ताकि ग्रास रूट फॉर एक्सेस ऑफ जस्टिस हो सके, ठीक है, एक्सेस ऑफ जस्टिस हो सके ग्रास रूट पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो भी इसमें जो ग्राम न्यायालय के जो न्यायाधिकारी होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो लोग कौन होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ग्राम न्यायालय का, वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, याद रखना।
उसके पास इनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट दोनों होता है, ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों होता है, ठीक है। इसके बाद ये एक मोबाइल कोर्ट्स होता है, क्या होता है, ये मोबाइल कोर्ट्स होता है, ठीक है, कि ये इधर से उधर जा सके, ठीक है। न्यायाधिकारी जो होते हैं ना वो स्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं स्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब पक्का जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ के कोई टुच्चू पुच्चू को बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं, इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर न्यायाधिकारी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी बिल्कुल, अभी मैंने बताया। ग्राम न्यायालय शैल एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, अभी मैंने बताया कि इनके पास दोनों कोर्ट होता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द साइंस एंड टेक, अनीता क्या है? अनीता क्या है? अनीता जो है ना वो एक रेडियो टेलीस्कोप है। क्या है वो? एक रेडियो टेलीस्कोप है। किसके लिए? अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए एक टेलीस्कोप बनाया गया है अनीता। अब मैं पूछूंगा कि कौन सी कंट्री ने बनाया है, तो सब बोलोगे कि अनीता। अनीता तो इंडियन नाम आ रहा है, लेकिन अनीता इंडिया ने नहीं बनाया है। इसको किसने बनाया है? नासा ने बनाया है, ठीक है। इसको किसने बनाया? नासा ने बनाया है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांसिएंट एंटीना, ट्रांसिएंट एंटीना, ठीक है, एंटीना, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया है? कि एक रेडियो टेलीस्कोप है, ताकि जो न्यूट्रिनोज है ना उससे जो कॉस्मिक एनर्जीज निकलती है उसके बारे में जानने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये पहला नासा का ऑब्जर्वेटरी है, जो अनीता है ना, पहला नासा का ऑब्जर्वेटरी है जो न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, न्यूट्रिनोज के ऊपर जो काम करेगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 36 नंबर सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू भारत मार्केट। अब भारत मार्केट की बात की गई है। इट इज अ नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फॉर ऑल रिटेल ट्रेडर्स। क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों है ऐसा ये स्टेटमेंट? क्योंकि ये जो नेशनल ई कॉमर्स मार्केट है ना, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ही बनाया गया भारत मार्केट, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं, इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड सर्विसेज इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू एंड कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग डिलीवरी एट होम्स। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, वो एंड टू एंड सर्विसेज देता है, ठीक है। सप्लाई चेन मार्केट को वो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर इन दोनों से जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, भारत मार्केट को। लेकिन इसको बनाया किसने है? क्या वो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बनाया है? नहीं सर, इसको किसने बनाया? कैट ने बनाया, कैट ने बनाया। कैट मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड, ठीक है, भारत मार्केट को कैट ने बनाया। कैट जो है ना वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो रिटेलर्स है और जो प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर्स है, उन दोनों को जोड़ा जा सके, और वो भी एक प्रोग्राम की तरह, एक लिंक की तरह। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना वो उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो उसका इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है। सपोर्ट और इनिशिएटिव में अंतर होता है, ठीक है। सपोर्ट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, लेकिन बनाया किसने? कैट ने बनाया। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है कि रिपोर्ट ही लिखा है, रिपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। इस पब्लिश्ड बाई, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये पब्लिश किया जाता है UNEP एंड FAO, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड FAO, बिल्कुल यही स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है, यही स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, ठीक है, याद रखना, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी पीपल रिपोर्ट, ठीक है, कौन पब्लिश करता है? UNEP और FAO, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following statements are correct with regard to Union Council of Ministers? Union Council of Ministers के खिलाफ से कौन सा स्टेटमेंट सही है? The original constitution has not placed any limitation on the strength of the Council of Ministers. ये मैंने आपको जब मैं इस सेशन का पहला स्टेटमेंट करा रहा था तभी मैंने बताया था कि ओरिजिनली कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, ओरिजिनली कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट के साथ लाया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, 97th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड दैट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। देखिए 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना वो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड नहीं है। 97 जो है वो कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, और अभी कोऑपरेटिव 97 अमेंडमेंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि उन्होंने 97 के कुछ पार्ट्स को स्ट्रक डाउन किया, वो पढ़ लेना, ठीक है। अब लोग देखते हैं कि 97 तो कोऑपरेटिव से है, तो फिर आप बताओ एंटी डिफेक्शन के लिए कौन सा? एंटी डिफेक्शन के लिए भी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। दोनों ही 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, 39 के सवाल पे देखते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल चेयर्ड बाय द PM कंसिस्ट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, टेरिटरीज। तो क्या ये तीनों होते हैं? जी बिल्कुल, ये तीनों तो होते ही हैं, ये तीनों तो होते ही हैं। इसके अलावा कौन कौन होते हैं? इसके अलावा होते हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स, ठीक है, इसके अलावा होते हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स, ठीक है। उसके बाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के हेड, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है।
उसके बाद चेयरपर्सन्स ऑफ नेशनल कमीशंस, चेयरपर्सन्स ऑफ नेशनल कमीशंस, ठीक है। उसके बाद एमिनेंट जूरिस्ट, सॉरी एमिनेंट जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, ठीक है। उसके बाद अदर पब्लिक फिगर्स, अदर पब्लिक फिगर्स, ठीक है। ये सारे पर्सन्स जो होते हैं ना एनआईसी का पार्ट होते हैं, ठीक है। ये यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशंस होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के हेड होते हैं, चेयरपर्सन्स होते हैं नेशनल कमीशंस के, एमिनेंट जर्नलिस्ट होते हैं, अदर पब्लिक फिगर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आइडिया किस लिए बनाया गया था? इसका आइडिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, को एग्जिस्टेंस की थ्योरी को प्रूव करने के लिए। 40 नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? अब अर्बन लोकल बॉडी के कौन से जो बॉडीज़ हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है? क्या कैंटोनमेंट बोर्ड को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है? कैंटोनमेंट बोर्ड को स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती, उसको कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। किसके द्वारा बनाती है? उन्होंने एक एक्ट पास किया था, कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट 2006, उसके तहत बनता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा, टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी कौन बनाता है? टाउन एरिया कमेटी जो बनाता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट कौन बनाता है? पोर्ट ट्रस्ट कुछ कुछ जगह में बनता है, जैसे मुंबई, चेन्नई, जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे बनता है, और इसको बनाता कौन है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू ओनली, टू ओनली हो जाएगा। बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं, 8 अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं, वो पढ़ लेना। 3 तो ये हैं, ठीक है, 3 तो ये हैं, और मैं बता देता हूँ 5 और कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। उसके बाद नोटिफाइड एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, ठीक है। उसके बाद टाउन एरिया कमेटी, ये बता दिया। उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड्स, पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। उसके टाउनशिप, टाउनशिप आता है, ठीक है, टाउनशिप आता है। और एक स्पेशल पर्पस एजेंसी, स्पेशल पर्पस एजेंसी, ठीक है। ये 8 इंपॉर्टेंट है, ये 8 पढ़ लेना, ठीक है। ये अर्बन जो आपका अर्बन लोकल म्यूनिसिपैलिटीज चैप्टर उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। आगे देखते हैं। पासिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस विल लीड टू द सेंसरिंग ऑफ अ मिनिस्टर? सेंसरिंग मतलब उसको वहाँ से मतलब उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट में उसको बताया जाए कि आप इस मिनिस्टर को हटाया जाए, ठीक है। तो किस कौन कौन सा ऐसा मोशन है जिससे मिनिस्टर्स हट जाते हैं? क्या प्रिविलेज मोशन अगर पास हो जाए मिनिस्टर के खिलाफ तो क्या मिनिस्टर हट जाएगा? जी बिल्कुल। अगर कभी भी प्रिविलेज मोशन पास हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सेंसर ही, उसका मेन पर्पज ही यही होता है कि सेंसर द मिनिस्टर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट सही है। सेंसर मोशन, सेंसर मोशन का मतलब ही सेंसर मोशन है कि सेंसरिंग ऑफ अ मिनिस्टर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन जो होता है ना वो अटेंशन सीख करता है, मिनिस्टर का अटेंशन सीख करता है और रिप्लाई मांगता है, ठीक है, कि आपने ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है और आपने अभी तक क्या किया है, ठीक है, उसके लिए आप अटेंशन सीख करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो नहीं है। तो 1 और 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आई? आगे देखते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। 42 नंबर सवाल, ये मिटा देते थोड़ा। Which of the following statements with respect to the election of members of state legislative council, MLC की बात की जा रही है, ठीक है, are correct? 1/3 members are elected by the members of local bodies, जी बिल्कुल। 1/3 members जो होते हैं वो लोकल बॉडी से इलेक्ट होते हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। 1/6 are elected by the graduates of the 3 years standing and residing within the state, नहीं 1/6 नहीं है, सारा स्टेटमेंट सही है, बस 1/6 नहीं है। कितना है? 1/12 है, ठीक है। सेम टीचर्स के लिए भी 1/12 है, ठीक है, टीचर्स के लिए भी 1/12 है, ग्रेजुएट्स के लिए भी 1/12 है, ठीक है। 1/12 टीचर्स, 1/12 ग्रेजुएट्स, ठीक है। उसके बाद 1/3 लोकल बॉडीज़ के लिए है। उसके अलावा 1/6 जो होंगे ना वो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और जो 1/3 होंगे वो 1/3 जो होंगे वो जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा है ना वो नॉमिनेट करेंगे, इलेक्ट नहीं हो, आर इलेक्टेड बाय नॉमिनेट नहीं हो, आर नॉमिनेटेड, ठीक है, आर नॉमिनेटेड। तो इसमें ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली, ठीक है, 1 ओनली इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट, नहीं, आर इलेक्टेड नहीं है, आर नॉमिनेटेड, मतलब जो लोकसभा है ना, लोकसभा के जो मेंबर्स है ना वो नॉमिनेट करता है, वो मतलब अपने अलावा वो नॉमिनेट करता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। लोकसभा के तो नहीं करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के करते हैं, ठीक है, वो नॉमिनेट करते हैं कि इनमें से किसी एक को बना दो अपने अलावा, ठीक है, खुद से नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश अ ट्रिब्यूनल फॉर एडजुकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स? अगर कभी भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स आता है तो उसमें से ट्रिब्यूनल कौन बना सकता है? क्या पार्लियामेंट बना सकता है, क्या प्रेसिडेंट बना सकता है, कि स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है? जब कभी भी अगर ट्रिब्यूनल्स की बात होती है, अगर कभी भी ट्रिब्यूनल्स की बात होती है तो उसमें
पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था, ठीक है। उसमें बात की गई थी आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B की बात की गई थी, ठीक है। इसमें बात किया गया था आर्टिकल 323B में बताया गया था कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू स्टैब्लिश ट्रिब्यूनल, ठीक है, फॉर द मैटर्स ऑफ इलेक्शन, ठीक है। और अगर कभी भी ऐसा कोई ट्रिब्यूनल बनता है इलेक्शन डिस्प्यूट्स के रिलेटेड, तो जो भी केसेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रिब्यूनल के पास ही जाएंगे, ठीक है, वो कहीं और कोई और कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन आज तक कभी बना नहीं है, तो प्रेसिडेंट नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बात सुन में आर्टिकल 323B के तहत। आगे देखते हैं, इन द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया वॉज चेंज फ्रॉम फर्स्ट पास द फर्स्ट पोस्ट सिस्टम टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ द सेम। अगर हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हटा के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ला देते हैं, जो भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसमें अगर हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, क्या आउटकम होगा। पॉलिटिकल पार्टीज विल विन सीट्स इन प्रोपोर्शनल ऑफ वोट्स दे गेट। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज वैसे सीट जीतेंगी जहां पर उनको वोट्स मिलेगा? नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है, सॉरी ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज भी वैसे ही सीट जीतेंगी जैसे उनको वोट्स मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल वहाँ पे पार्टी सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी सीट्स उसी तरीके से जीतेंगी जितना उनको वोट्स मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विल गेट मोर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, जब पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा होंगी तो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ भी तो ज़्यादा रिप्रेजेंट होंगी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरा दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगी। हो सकता है कोई पार्टी बिजनेसमैन के हो सकता है कोई पार्टी लोकल लेबर्स की बात कर रही हो, ठीक है, तो उससे पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन तो आएगी ही आएगी। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है। देयर मे बी मोर नंबर ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। अभी तो पहले मैंने बताया था कि जब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हटा के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ जाएगी, उससे गवर्नमेंट बनाने में देरी होगी, उनमें समझौता करना पड़ेगा, तो इसके कारण क्या होगा कि मल्टी पार्टी कोलिशंस भी लेके आने पड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है। अब इंटर स्टेट काउंसिल में हम लोग कुछ देखते हैं कि द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। नहीं सर, कभी भी इंटर स्टेट काउंसिल ना बाइंडिंग डिसीजंस नहीं देता है, ठीक है, बाइंडिंग डिसीजंस नहीं देता है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। उसके बाद द काउंसिल मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर तो नहीं है, ठीक है, क्या है, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर नहीं है, कितना है, एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर है। कितना है, एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर है, ठीक है, थ्राइस अ ईयर है। उसके बाद देयर इज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑन द काउंसिल, देयर इज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल हेडेड बाय द पीएम एज द चेयरमैन। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल जो है उसको क्या पीएम हेड करते हैं? नहीं सर, उसको पीएम हेड नहीं करते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग काउंसिल जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो एचएम जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो हेड करते हैं, ठीक है। एचएम जो होम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, वो ये हेड करते हैं, ठीक है। वो कब बना था? 1996 में पहली बार बना था, जो स्टैंडिंग कमेटी की बात की जा रही है, ठीक है। अब मैं आपको इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कुछ बता देता हूँ, मोटा, ठीक है, मोटा बता देता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 263, ऊपर ही बताया था मैंने आपको, आर्टिकल 263, ठीक है। इसने रेकमेंड किया, ये बोलता है कि हमें एक इंटर स्टेट काउंसिल बनानी है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन करेगा बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर्स, ठीक है, स्टेट्स एंड सेंटर्स, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये स्टैब्लिश कौन करता है? प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन स्टैब्लिश दिस, ठीक है। उसके बाद ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, ठीक है, ये एक बाइंडिंग बॉडी नहीं है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, रिकमेंड करता है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ये किसके ऊपर रिकमेंड करता है? जब कभी भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स आते हैं ना, उसके खिलाफ उस पर इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में वो रिकमेंड करता है। बात समझ में? ठीक है। उसके बाद इसको कितने दिन मिलना होता है? इसको एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर मिलना होता है। बात समझ में? इसकी जो मीटिंग्स होते हैं वो कैमरा में होते हैं, मतलब सब कुछ रिकॉर्ड होता है, ऑन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी की जो यहाँ पे बात की गई है, मैंने बता दी कि 1996 में होता है, जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं वो इसके हेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर तो होते ही होते हैं, इसके अलावा 5 और यूनियन मिनिस्टर होते हैं, 5 यूनियन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और 9 सीएम होते हैं, ठीक है, 9 सीएम्स होते हैं, ठीक है, 9 सीएम्स, ठीक है। इसको रिकमेंड कौन किया था? इंटर स्टेट काउंसिल को सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था, इसके रिकमेंडेशन पे बना था। सबसे पहले रिकमेंड किया था फर्स्ट एआरसी ने, फर्स्ट एआरसी ने। बात समझ में आई? ठीक है, तो आपको सारी बातें मैंने बता दी। तो डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द ऑल पार्टीज, नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। द काउंसिल मस्ट मीट ट्वाइस अ ईयर, नहीं, थ्राइस अ ईयर। देयर इज अ स्टैंडिंग कमेटी हेडेड बाय पीएम, नहीं, होम मिनिस्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नन। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं, 46 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 46 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सफिशिएंट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टीज इन इंडिया? इट इंश्योर्स, यहाँ पर इंश्योर्स है, ठीक है, इंश्योर्स, ठीक है। इट इंश्योर्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एंड 4 सीट्स इन लोकसभा जनरल इलेक्शंस। देखिए, अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो आपको 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? सबसे पहला कंडीशन होता है कि आप 4 स्टेट्स में
6% ऑफ वैलिड वोट्स लेके आओ, 6% ऑफ वैलिड वोट्स लेके आओ, ठीक है, वैलिड वोट्स जो भी 6%, जो भी वैलिड वोट्स होंगे उसके 6% लेके आओ, ठीक है, 4 स्टेट्स में, और 4 सीट्स भी लेके आओ, ठीक है, और 4 सीट्स भी लेके आओ लोकसभा में कोई किसी भी स्टेट से, तो आपका ये एक पहला कंडीशन हो जाता है। दूसरा कंडीशन होता है कि आप लोकसभा में 2% सीट्स लेके आओ, 2% ऑफ सीट लेके आओ फ्रॉम 3 स्टेट्स, ठीक है। तीसरा कंडीशन होता है कि स्टेट पार्टी, अगर आप 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी बन जाते हो, 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी बन जाते हो, तो भी आप नेशनल पार्टी बन जाओगे। बात समझ में? तो तीनों आपको बात समझ में, तीन कंडीशंस होती है। तो पहला क्या है, इट एंश्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एंड 4 सीट्स इन जनरल लोकसभा जनरल असेंबली, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। इट विंस 2% ऑफ द सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट इन लोकसभा जनरल इलेक्शंस, मैंने बताया 2% ऑफ द सीट्स, ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 2 स्टेट्स, नहीं 2 स्टेट्स नहीं है, 4 स्टेट्स है। कितने हैं? 4 स्टेट्स है, ठीक है। कितने हमारे नेशनल पार्टीज हैं? हमारे टोटल नेशनल पार्टीज कितने हैं? हमारे टोटल नेशनल पार्टीज हैं 8 है, 8 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, 8 नेशनल पार्टीज है। अभी पहले 7 थे, अभी 8 हो गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नेशनल पार्टी है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आता है INC, सबसे ओल्डेस्ट, फिर आता है BJP, ठीक है, फिर आता है आपका तृणमूल कांग्रेस TMC, ठीक है, उसके बाद आता है BSP, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, उसके बाद आता है CPIM, ठीक है, उसके बाद आता है CPI, ठीक है, उसके बाद आता है NCP जो शरद पवार की पार्टी है, ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल पीपल पार्टी। ये जो है नेशनल पीपल पार्टी NPP, ये फर्स्ट नेशनल पार्टी बनी है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आई है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आई है, इसी इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में बनी है। तो ये तीन ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, 3 स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। 47 नंबर सवाल, विद रेफरेंस टू द टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या ऐसा कहीं पे भी फिक्स किया है कि उनका टर्म ऑफ राज्यसभा का कोई टर्म नहीं सर, राज्यसभा का कोई भी टर्म फिक्स नहीं किया गया है। क्यों नहीं फिक्स किया गया? क्योंकि राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, ठीक है, एक परमानेंट बॉडी, उसका कोई टर्म फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी सेकंड ईयर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। 1/3 ऑफ द मेंबर होंगे वो हर 2 साल में रिटायर होंगे, ठीक है। ये 1952 में जो RPA एक्ट बना था 1951 में, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जो सबसे पहला रिटायरमेंट हुआ, जो सबसे पहला राज्यसभा बना था वो 1952 में बना था, ठीक है। और जो पहला जो रिटायरमेंट हुआ था वो लॉटरी सिस्टम पे हुआ था, ठीक है, पहला जो हुआ था वो लॉटरी सिस्टम पे हुआ था। और वो जो भी रिटायर होते मेंबर वो रीएलिजिबल है कि वो फिर से वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, 1 ओनली। बात समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज बीन प्लेस्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 11th शेड्यूल में कौन कौन से प्लेस किए गए हैं? 11th शेड्यूल मतलब पंचायत, बात याद रखना, पंचायत, ठीक है। क्या एग्रीकल्चर 11th शेड्यूल में किया गया? इसमें टोटल कितने, पहले तो ये बता दो कितने आइटम्स शेड्यूल इस 11th शेड्यूल में? इसमें टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स है। कितने? 29 फंक्शनल आइटम्स है, ठीक है। उसमें से क्या एग्रीकल्चर है? जी बिल्कुल है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स है? जी बिल्कुल है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है। PDS सिस्टम है? ये भी है। क्या मैरिज एंड डिवोर्स है? क्या मैरिज एंड डिवोर्स नहीं है। मैरिज एंड डिवोर्स जो है ना वो कंकरेंट लिस्ट में, किसमें? कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है, लेकिन जो सेंटर बनाएगा, मान लो अगर सेंटर बनाएगा तो वो ही प्रिसाइड करेगा। बात समझ में आई? तो 1 2 3 4 है लेकिन 5th नहीं है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 1 2 3 4 है? हाँ, D है, जिसमें 1 2 3 4 है लेकिन 5th नहीं है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 49 नंबर सवाल, विद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू घड़ियाल्स। अब घड़ियाल्स की बात की जाती है। दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज। जी बिल्कुल, घड़ियाल जो है ना IUCN के रेड लिस्ट में ही आता है, ठीक है। ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। वो रेड लिस्ट में भी आता है, वो शेड्यूल 1 ऑफ WPA में भी आता है, ठीक है, शेड्यूल 1 ऑफ WPA, ठीक है, WPA। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये इन इंडिया घड़ियाल्स इन द नेचुरल हैबिटेट कैन ओनली बी फाउंड इन चंबल रिवर। ओनली यहाँ लिखा है ना, ओनली लिखा है, तो क्या स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली है कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। क्यों गलत है बता देता हूँ। जो घड़ियाल्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ चंबल में नहीं पाया जाता है। वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है जैसे गिरवा है यूपी में, वहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद सोन MP में, वहाँ पर भी पाया जाता है सोन रिवर, ठीक है। उसके बाद रामगंगा जो यूपी में है, ठीक है, वहाँ पर भी पाया जाता है रामगंगा जो रिवर है यूपी में, ठीक है, और उत्तराखंड में भी है रामगंगा, ठीक है, इन दोनों पे पाया जाता है। उसके बाद गंडक, ये गंडक रिवर जो बिहार में है वहाँ पर भी पाया जाता है, ठीक है। महानदी है, महानदी में भी पाया जाता है, ठीक है, और चंबल में तो पाया ही जाता है, ठीक है, महानदी में भी पाया जाता है, ठीक है, चंबल में भी पाया जाता है, उड़ीसा में महानदी। तो ये सारे इन सारी चीज़ जगह पे पाया जाता है, सिर्फ चंबल में पाया नहीं जाता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये पहले जो था ना ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता था। जो जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सारी जगह पे पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में? तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिल्स नीड द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट। ऐसे कौन से बिल्स है जिसको प्रेसिडेंट का पहले अप्रूवल चाहिए?
क्या मनी बिल को प्रेसिडेंट का पहला अप्रूवल चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को क्या पहले से प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ना, वो दोनों हाउस में पास हो जाता है स्पेशल मेजॉरिटी के बाद, उसके बाद प्रेसिडेंट में पास जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर जो हमारा जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट बनाया गया, आर्टिकल 35A को हटाया गया, 370 को हटाया गया, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। आर्टिकल 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो वो जब एक्ट आया था तो क्या पहले से प्रेसिडेंट को पता था? नहीं, प्रेसिडेंट को बाद में पता, प्रेसिडेंट ने बाद में उस पर असाइन किया, बाद में उसने साइन किया तो वो एक्ट बना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को बाद में भी अप्रूवल चाहिए। ठीक है, बाद में अप्रूवल चाहिए, इसमें पहला अप्रूवल नहीं चाहिए। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रेशन ऑफ स्टेट्स, अगर कभी भी बाउंड्री ऑफ स्टेट्स को अगर आप अल्ट्रेशन करते हो तो उसमें प्रेसिडेंट का पहला अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आप बता दो सर कि कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट का पहला रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है, तो उसमें देखिए, जब कभी भी न्यू स्टेट की बात की जाए ना, न्यू स्टेट की बात की जाए या स्टेट में कुछ चेंजेस की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें प्रेसिडेंट का पहला अप्रूवल चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना वो फेडरल सिस्टम का हेड है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में अगर हम लोग कुछ चेंज लेके आ रहे हैं तो उसके लिए प्रेसिडेंट का पहला हम लोग को अप्रूवल चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कभी भी मनी बिल आता है, ठीक है, मनी बिल आता है तो उसमें भी प्रेसिडेंट पहले अप्रूव करके देता है। ठीक है, फाइनेंस बिल आता है, ठीक है, फाइनेंस बिल आता है तो वो भी प्रेसिडेंट पहले अप्रूव करके देता है। अगर कोई भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने की बात की जाए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने की बात की जाए अंडर आर्टिकल 304, अंडर आर्टिकल 304, ठीक है, अंडर आर्टिकल 304 जो स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट का पहले अप्रूवल चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI है, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी एक्सपेंडिचर है तो उसके अगर वो मनी बिल नहीं भी है, नॉट इवन मनी बिल, अगर वो नॉट मनी बिल है, नॉट मनी बिल है, ठीक है, सर्टिफाई नहीं हुआ है कि वो मनी बिल है, लेकिन वो CFI से कोई एक्सपेंडिचर चाहिए तो भी उसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, याद रखना, तो भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? 50 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आप यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और अगर आपको इस पूरे लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम PDF दे रहे हैं। इसी नोट पर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्द मिलेंगे अगले 50 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बस सिलेक्शन लीजिए। चलिए, इसी नोट पर थैंक यू।